कल ओडिशा के बालासोर शहर के निकट कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस और एक और गाड़ी के बीच एक भयानक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि 338 जनों की मृत होने की खबर है। करीब करीब 700-800 जन जख्मी हुए। भयानक दुर्घटना थी। सबसे पहले तो मैं सभी मृतक जनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, उनके परिवारजनों के संवेदना प्रकट करता हूं, और जो भी जख्मी है उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज कराया जाए और उनको एक जल्दी से जल्दी राहत मिले, अपने घर जाए। साथ ही में जो लोग एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ आ रहे हैं, उनके आने जाने की, रहने की, प्रवास की सुविधा भी सरकार की तरफ से हो। पहले से ही बहुत दुखद परिवारजन है, उन्हें और तकलीफ ना हो, इसके लिए सरकार काम करे। इससे 2-3 मुद्दे निकलते हैं। एक तो क्या जो एक इंक्वायरी समिति रेलवे मंत्री ने बिठाई है, हम मांग करते हैं कि इस इंक्वायरी समिति की जांच एक समयबद्ध तरीके से पूरी हो और तुरंत उस इंक्वायरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए। इस तरह का कोई हादसा होने के बाद इंक्वायरी होती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबाई जाती है, और विशेषकर इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई भी पारदर्शिता नहीं है। अगर कोई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होती है, कोई विदेशी आक्रमण होता है, तो उसकी सच्चाई देश की जनता को पेश करनी चाहिए। आज चीन हमारी भूमि लद्दाख में, शायद अरुणाचल में भी देख रहा है। हमने बड़ी बड़ी बातें की, लाल आंख दिखाने की बात की, लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, कोई भी आया नहीं है, कोई भी जमीन हमारी हथियाई नहीं गई, कोई पार्लियामेंट में बहस नहीं है। कोई दुर्घटना होती है तो रिपोर्ट होती है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आता, चर्चा नहीं होती। मेरी मांग है कि रेलवे एक बहुत बड़ा इस शताब्दी का एक बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट है। इसकी जब भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए, ताकि अगर उसमें कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट है, कहीं मैकेनिकल फॉल्ट है, कहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद सिग्नलिंग फॉल्ट था, तो क्यों था? क्या हमारे इक्विपमेंट के डिजाइन में कमी रही है? क्या उसके मेंटेनेंस में कोई कमी रही है? और उसकी जरूर प्रकट तरीके से चर्चा हो, ताकि दोबारा ऐसी गलतियां ना हो, दोबारा ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और इसकी परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध के दौरान रखी थी। कारगिल युद्ध के दौरान जब विपक्ष ने आरोप किया था कि क्या इंटेलिजेंस फेल्यूर है, क्या कर रहे थे हमारी सेना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सुब्रमण्यम जो हमारे एक बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। जब इंक्वायरी रिपोर्ट आई, सरकार के पास भेजी, तो सरकार ने तुरंत, अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। आज भी आप उस पुस्तक रूप में उस रिपोर्ट को खरीद सकते हैं। उसमें कुछ गलतियां स्वीकार की और कहा कि इनको हम सुधारेंगे, और वाजपेयी जी ने सुधारने की पहल की। कई सारे उसमें से मुद्दे निकले। वो वाजपेयी जी की परंपरा, के पहले परंपरा है, उन परंपराओं को मोदी सरकार और विशेषतः वैष्णव जी रेलवे मंत्री अगर स्वीकार करेंगे तो बहुत देश की जनता उनको धन्यवाद देगी। दूसरी मांग हमारी है कि क्या हम वंदे भारत एक्सप्रेस का रोज रोज एक इवेंट करने के चक्कर में, प्रधानमंत्री ने शायद आदेश दिया है कि 100 वंदे भारत रेल का उद्घाटन मैं करूंगा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव साल भर में आ रहे हैं, राज्यों के चुनाव है, और धड़ाधड़ वंदे भारत का रोज चौथे दिन एक इवेंट होने की घोषणा होती है।
वैसे तो वंदे भारत रेल 16 डिब्बों की रेल है, लेकिन उसको 8 डिब्बों के करके दुगनी रेलें चलाने का प्रयास हो रहा है। अभी गोवा की रेल वंदे भारत चलने वाली थी, लेकिन शायद इस हादसे के कारण उसको पोस्टपोन किया गया है। तो मेरी मांग है कि क्या हम सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या रेलवे सेफ्टी की जो खर्चा करना चाहिए, जिसके कई सारे रिपोर्ट पहले से आई है, कई सारे प्लान बने हैं, क्या उसको कहीं अनदेखी उसकी कर रहे हैं? एक तरफ रेलवे बजट समाप्त कर दिया गया तो रेलवे पे चर्चा ही नहीं होती। तो मेरी मांग है कि एक चर्चा कराई जाए और रेलवे सेफ्टी पे जो बजट है उस बजट को कहीं वंदे भारत या कोई और कार्यक्रम के लिए, उद्घाटन करने योग्य कार्यक्रम के लिए, कहीं उसका बजट में कटौती तो नहीं की गई। और अगर कटौती की गई है, कम पैसे करें, तो मैं मांग करता हूं कि सेफ्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज हो ही नहीं सकती यातायात में, रेलवे में। तो सेफ्टी पे पूरा ध्यान दिया जाए, पूरी जांच कराई जाए, रेलवे की अलग से एनुअल रिपोर्ट आए, क्योंकि बजट तो आ नहीं रहा है, और इन बातों पे पब्लिक डोमेन में चर्चा हो। तीसरी मांग है कि जो परंपरा लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेलवे अपघात के दौरान रखी थी, रेलवे मंत्री वैष्णव जी तुरंत नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें। कम से कम इस्तीफे की पेशकश करें, प्रधानमंत्री शायद नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन एक परंपरा कायम रखें, क्योंकि एक बहुत भीषण दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। तो मैंने बातें कही थी। मैं फिर से एक बार मृतक जनों के परिवार के प्रति और मृतक जनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और जल्दी से जल्दी जो जख्मी हुए हैं उनको राहत मिले और जल्दी इसको स्वास्थ्य लाभ हो, प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। सर, मराठीमध्ये काँग्रेसच्या 2 दुसऱ्या बैठका सुरू आहेत, त्यामध्ये 2019चं फॉर्म्युलन असा अशा प्रकारचा काँग्रेसचा सुरू आहे जागावाटपामध्ये. मात्र यावरती संजय राऊतांनी म्हटलं आहे की प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या 8 जागा निवडून येतील, मात्र काँग्रेसची एकच जागा जी आहे ती निवडून आलेली आहे. ही तुमची माहिती अगदीच चुकीची आहे. अशा प्रकारची कुठलीही चर्चा झालेली नाही. 2 आणि 3 तारखेची चर्चा फक्त आमच्या लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेण्याकरता आहे. अशा बैठकीमध्ये जागा वाटपाचा निर्णय होत नसतो. तर कार्यकर्ते काय मागतात, काही परिस्थिती सांगतात. कोणी सांगितलं? नाही, जागा वाटपाचा जो फॉर्म्युला असेल तो आमच्या समन्वय बैठकीमध्ये ठरेल, तिथे चर्चा होईल. त्याची जाहीरपणे आजच्या बैठकीमध्ये ही चर्चा होण्याचं कारणच नाही. फॉर्म्युलाचा प्रश्न नाही, चर्चा नाही आहे. ती चर्चा अशा फोरममध्ये होत नाही. तिथे आम्ही जेव्हा एकत्र बसू आणि त्यामुळे ठरवू की आपण काय स्ट्रॅटेजी करायची. आज आमचं उद्देश काय? मी महाविकास आघाडी म्हणून या निवडणुकीला सामोरं जातोय. महाविकास आघाडीचे 3 घटक आहेत, आणखी काही मित्रपक्ष आहेत. ते सगळ्यांची ताकद वाढली तर आम्ही सगळ्या जागा जिंकू. त्यामुळे आमचा प्रयत्न असा आहे की प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपली ताकद किती आहे त्याचा आढावा, आणि ती ताकद कशी वाढेल. ही जागा कोणी लढवायची, आपण लढवायची, हा चर्चेचा विषय नाही. एखाद्या कार्यकर्त्याने मागणी केली तर त्याचा अधिकार आहे. पण आम्ही एकत्र बसलो ही जागा वाटपाकरता नाही, फक्त परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरता. फॉर्म्युला वगैरे नंतर ठरेल. एकनाथ खड़से जी बाकायदा उनसे मिलने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब सिलसिला शुरू हो गया है बीजेपी में नाराजगी का, और जो पुराने नेता रहते वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? देखिए, बीजेपी के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं होगा, लेकिन मैं पंकजा जी और उनकी जो बहन है उनका मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने महिला पहलवानों की पक्ष में कोई बात रखी है. भाजपा के कई सारी महिला नेता हैं, कई सारी विधायक, सांसद हैं, मंत्री हैं. एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि देश में 2012 में जो पॉस्को कानून लाया गया था, जो बालकों के खिलाफ अत्याचार पर प्रतिबंध करने का जो कानून है, जो मनमोहन सिंह सरकार 2012 में लाई थी,
और नरेंद्र मोदी सरकार 2019 के चुनाव के तुरंत बाद पॉक्सो कानून में बहुत भारी भरकम बदलाव किया था और इस कानून को नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत सख्त किया था। इस कानून में जो सजा का प्रावधान है उसको बढ़ाया गया था, 10 साल की जगह 20 साल, यहां तक कि अगर गंभीर तरफ से यौन शोषण हुआ है, कोई घटना घटी है, तो मृत्यु दंड का भी प्रावधान नरेंद्र मोदी जी ने 2019 के सुधार में रखा गया था। तो इस पॉक्सो कानून के बारे में कोई बोल ही नहीं रहा। कोई महिला सांसद नहीं बोल रही बीजेपी की, कोई महिला विधायक नहीं बोल रही, कोई महिला संगठन की अध्यक्ष नहीं बोल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर पंकज झा जी कुछ बोलिए, जो मैंने पढ़ा अखबार में, जो मैंने पढ़ा शायद सही है, उनकी जो सांसद बहन है उन्होंने जो महिला पहलवान के पक्ष में जो कुछ बात कही है, अब ज्यादा तेज तो नहीं कह सकते, भाजपा की सांसद है वो, लेकिन हमारी उस बारे में मैंने कल भी आपके सामने टिप्पणी की थी कि हमारी मांग है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष रहे हैं 3 बार से, जो सांसद है, एक दबंग सांसद है, एक बाहुबली सांसद माना जाता है उनमें, यूपी के राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कई कहते हैं कि कई सारी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ठाकुर समाज पे उनका प्रभाव है और नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि उनको नाराज किया जाए। लेकिन हमारी मांग है कि अगर 6 महिला पहलवानों ने एफआईआर किया, एक पहले तो कोई ऐसे यौन पीड़न के मामले में कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि लोक लज्जा से कोई शिकायत नहीं करता, तो 6 महिला पहलवानों ने शिकायत करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और एक नाबालिग पहलवान के पिताजी ने पॉक्सो कानून के अंदर एफआईआर दाखिल किया है। 2 एफआईआर दर्ज है। पॉक्सो कानून के अंदर अगर कोई नाबालिग व्यक्ति के साथ दुराचार करता है तो उसे तुरंत अरेस्ट करने का प्रावधान है। हमारी मांग है, और जो पंकज झा जी ने, उनकी बहन ने उठाई है, इसका मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जो कर रही है, हमने जंतर मंतर में बैठने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन आंदोलन की बात है। हम महिला पहलवानों के खिलाफ है, एक व्यक्ति के रूप में है, राजनीति करने के रूप में नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है, रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते उनका दुरुपयोग करता है, तो ये बहुत निंदाजनक बात है। और शायद ब्रजभूषण शरण सिंह तो शायद इस्तीफा नहीं देंगे, पुलिस उनको शायद अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि प्रधानमंत्री पूरी चुप्पी साधे बैठे हैं। महिला पहलवानों के प्रति सारी संवेदना प्रकट करने की स्थिति में नहीं है। और आज जो एफआईआर में बात लिखी गई है, अगर आपने पढ़ी होगी, तो एक तो जब ओलंपिक मेडल विनर पहलवानों को प्रधानमंत्री से मिलाने की बात हुई तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखो, मेरी मांगे अगर पूरी नहीं करोगे तो मैं आपको प्रधानमंत्री से नहीं मिलवाऊंगा। लेकिन फिर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि भाई ओलंपिक मेडल विजेता है तो उनको भेजिए, उनको मिली। और स्वयं उन पहलवानों ने स्वयं प्रधानमंत्री से शिकायत की ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और प्रधानमंत्री ने आश्वासित किया। ये सब एफआईआर में बातें लिखी हैं, आश्वासित किया कि हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और आपको जल्दी से आपको कोई खबर करेगा पीएमओ से। लेकिन कोई खबर नहीं आई, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। अब पॉक्सो का इतिहास अगर देखें 2012 के खिलाफ, जो व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री के लिए जरूरी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 2013 का आसाराम बापू का केस भी पॉक्सो के अंदर था। तो मैं, आपने जो पूछा था, थोड़ी लंबी बात कह दी मैंने, लेकिन अगर कोई भाजपा की महिला सांसद या महिला नेता अगर इस मांग करती है तो मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप कृपया प्रधानमंत्री से चिट्ठी लिखिए कि पॉक्सो कानून का अवलंबन कीजिए, तुरंत ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि ये एक चाइल्ड प्रीडेटर है। अगर 7 हमारी भगिनी, हमारी महिलाएं पहलवान अगर कंप्लेन करी, कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है।
और इसको अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका मतलब आपके लिए चुनाव जीतना, राजनीति करना ज्यादा जरूरी है, कानून का अवलंबन करना जरूरी नहीं है।